45 to 55 किलोमीटर पर लीटर माइलेज। ड्राइवर जब ब्रेकिंग अप्लाई करता है तो आपका लोड सामने आता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन सालों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपनी R15M को लिए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं और वक्त आ चुका है इसका 1 ईयर का ओनरशिप रिव्यू वीडियो बनाने का। तो वीडियो को देखते रहो। जो भी मैंने आज तक फेस किया है इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है मैं पूरा आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं एक एक, जो भी पॉइंट से मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए, ताकि इजी जाए। तो पिछले साल में मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। अभी टोटल आपको बताऊँ, मैं पिछले 1 साल में मैंने इसको अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6702 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। 6702 किलोमीटर। अब इतना कम इसलिए क्योंकि मेरा ज़्यादा रनिंग नहीं है। डेली का मेरा ऑन एन एवरेज 10 से 20 किलोमीटर ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। या फिर कभी अगर राइड पे जाने का हो तो तब हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा ज़्यादा लॉन्ग राइड का होता नहीं है। ज़्यादातर तो गाड़ी घर पर ही पड़ी रहती है। और अगर जनवरी 2025 की अगर मैं बात करूँ तो पूरा महीना भर मैं बीमार था, महीना भर पूरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इसके लिए मेरा रनिंग ज़्यादा और भी नहीं हो पाया है। सबसे पहले अगर मैं इसकी माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक स्पोर्ट्स बाइक होने के बाद 155 सीसी के बाद भी ये गाड़ी माइलेज में बाप है। मैं बोल रहा हूँ आपको, इवन क्रूजिंग एट 80 to 100 किलोमीटर पर आवर आई कैन ईजीली गेट अराउंड 45 to 55 किलोमीटर पर लीटर माइलेज। आप अभी लाइव देख सकते हो इसके मीटर पे कितना शो हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो 50 अबव है, और ये देखो दूसरा वाला 47.5 किलोमीटर पर लीटर शो हो रहा है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ टॉप एंड की, अगर 130 140 पे अगर मैं इसे चलाता हूँ तो माइलेज ड्रॉप होकर 40 पे आ जाता है, 40 to 45। उससे कम मुझे माइलेज अभी तक मिला ही नहीं है इसमें, लिटरली बता रहा हूँ मैं। आप अगर टॉप स्पीड देखना चाहते हो तो आई बटन पे आ रही है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। इस गाड़ी को मैंने मैक्सिमम 151 तक लेकर गया था। तो आप टॉप स्पीड वीडियो ज़रूर चेक करना जाकर। अगर माइलेज से अगर आपको कोई सवाल है कुछ भी, आप नीचे कमेंट करके मेरे से सवाल पूछ सकते हो। और अगर मेंटेनेंस और इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, एक इशू जो मुझे इसमें फेस हुआ, इशू नहीं कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, जो भी बोलेंगे उसको, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर आप मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस से अपडेटेड है तो 5000 किलोमीटर जब चल चुकी थी ये गाड़ी तो इसका रेडिएटर फ़ैन ख़राब हो चुका था। मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन पर लिंक आ रही होगी, आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन गाड़ी वारंटी में थी तो वारंटी में पूरा क्लेम हो चुका था, कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। सर्विस सेंटर वालों ने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, कुछ भी नहीं, एकदम 0 रुपये में रेडिएटर फ़ैन रिप्लेस हो गया था। ना कोई लेबर चार्ज ना कुछ भी। बाकी अभी गाड़ी मस्त चल रही है। और अगर सर्विसिंग की अगर मैं बात करूं, अभी तक इस डेट तक 18 मई 2025 तक गाड़ी के 3 सर्विस हो चुके हैं अभी तक। फ्री सर्विस टोटल 4 रहते हैं, इसमें एक और फ्री सर्विस बाकी है। फ्री का मतलब जनरली कि आपको लेबर चार्ज नहीं देना पड़ता है, जो कि 150 या 250 रुपये कुछ है। बाकी सबके चार्जेस लगते हैं। बाकी जनरल सर्विसिंग अगर इसकी होती है तो मैं बोलूँ आपको कि इसमें एक तो मेन ऑयल चेंज होता है, दूसरा ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है। अब ऑयल का प्राइस 530 रुपये, वही जो यामा ल्यूब का है। और जो ऑयल फ़िल्टर है वो 235 रुपये का कुछ है। बाकी ओवरऑल सीधी सादी सर्विसिंग के लिए आपको अंडर 1000 रुपीज़ इसकी सर्विसिंग हो जाएगी, 700 से 800 रुपये तक। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना है आपकी गाड़ी में, और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम निकल गया आपकी गाड़ी में, फिर उसके अलग से चार्जेस लगेंगे। जैसे कि अभी 3rd सर्विस में सामने के जो ब्रेक पैड्स है मेरे, वो एकदम हार्ड हो चुके थे तो उनको चेंज करवाना पड़ा मुझे। सामने के ब्रेक पैड्स का इतना इशू नहीं है, बिकॉज़ वो सिर्फ 250 रुपये के आते हैं। तो एक 2.5 लाख की गाड़ी के हिसाब से 250 रुपये इज़ नथिंग। और बोलूँ मैं तो फ्यूल इंजेक्टर की क्लीनिंग हुई थी 3rd सर्विस में, तो 3rd सर्विस थोड़ी सी कॉस्टली गई मुझे, बिकॉज़ उसमें थोड़ा बहुत ओवरऑल दूसरे काम भी निकल गए थे। बाकी बेसिक सर्विसिंग मैं बोला आपको कि 1000 रुपये के अंदर हो जाएगा आपका। अब अगर हम इसके ब्रेकिंग की बात करें तो जो ये फ्रंट ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक एक नंबर है। आप जैसी ब्रेक्स अप्लाई करोगे गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि इसका सिटिंग पोस्चर एकदम ऐसा सामने है तो आप आगे आ जाओगे। लेकिन राइडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो पिलियन सीट पीछे बैठा होता है उसे दिक्कत आती है, वो एकदम आपके आंग में आ जाएगा। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि फ्रंट ब्रेक्स कमाल के भाई, इनका बाइट अच्छा है, आप इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी रुक जाएगी। और अगर रियर ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे इस पर कितना भी लोड डाल दो, गाड़ी रुकेगी ही नहीं।
पीछे का ब्रेक पता नहीं लगता ही नहीं, उसका बाइट एकदम ही बेकार है। मैं तो कहूँगा कि आप पीछे का ब्रेक यूज़ ही मत करो। अगेन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके ब्रेक पैड घिस गए ना, पीछे का ब्रेक महंगा है थोड़ा सा, लाइक 950 रुपये का पीछे का ब्रेक्स आता, पीछे के ब्रेक पैड्स आते और सामने के ब्रेक पैड्स सिर्फ 250 रुपये के आते। देखो, एक तो आपका फ़ायदा भी होगा सामने का ब्रेक लगाए तो, ऊपर से आपकी ही सेफ्टी होगी, क्योंकि पीछे का ब्रेक वैसे भी गाड़ी रुकाने नहीं वाली आपको। अब पॉइंट ये आता है कि आप गाड़ी को रोकोगे कैसे। फिर सिंपल सी बात है, आप फ्रंट ब्रेक्स यूज़ करो और इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो। इंजन ब्रेकिंग कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बहुत ईजी है, मैं इंजन ब्रेकिंग ही यूज़ करता हूँ। अब अगर मैं इसके वाइब्रेशंस की बात करूँ, जो कि काफ़ी सारे गाड़ियों में इशू रहता है वाइब्रेशन का, इसमें कोई एज सच वाइब्रेशन का इशू नहीं है। वाइब्रेशन आपको थोड़ा सा फील होगा, फील मीन्स जस्ट ऐसा लगेगा कि कुछ तो भी हो रहा है, ऐसा एकदम इतना हार्ड वाइब्रेशन नहीं है। वो भी सिर्फ आपको 3 से 4000 5000 आरपीएम के बीच में होगा। लेकिन आप जब टॉप एंड मारोगे, जब गाड़ी 11000 आरपीएम पे रेव करेगी, वहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ मैं, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। एंड मेरे हाथों में भी जब मैं ऐसे चलाता हूँ ऐसा कोई ऐसा वाइब्रेशन की दिक्कत होती। तो अगर हम इसके अब सीटिंग पोस्चर की अगर बात करें तो एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ पहले। ये देखो गाइस, काफ़ी एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन है, एकदम हाथ एकदम आगे रहते हैं, पैर एकदम पीछे, और आपकी सीट यहाँ पर रहती है। मैं इसमें बता दूं आपको कि अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, रेसिंग वाले बाइक्स, लाइक कमिटेड रेसिंग बाइक्स, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल बाइक पसंद है, जैसे कंप्यूटर वाली बाइक पसंद है, और जो दूसरे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक आते हैं ना, जैसे सीधे वाले, वैसे बाइक्स अगर आपको पसंद है तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, मत खरीदो। आपके रिस्ट में पेन होगा, आपके यहाँ ट्राइसेप्स में पेन होगा, क्या बोलते हैं उसको, फोरआर्म्स में पेन होगा, और सबसे ज़रूरी बात, आपके लोअर बैक में भी पेन होगा, और आपके यहाँ पर भी पेन हो सकता है। क्योंकि ऐसा सुना है मैंने, जिन लोग को ये गाड़ी सूट नहीं होती उनके वहाँ दुखता है वो। लेकिन अगर आपको ये पसंद है ऐसा पोजीशन, तो ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे को देखो, मैं 100-200 किलोमीटर कंटिन्यूस भी चलाऊँ तो मेरे को किधर भी दिक्कत नहीं आती है। तो पोजीशन का ये फंडा है। बाकी पोजीशन पोस्चर के बारे में अगर, हाँ, पिलियन सीट की अगर मैं बात करूँ तो भाई यकीन मानो, ये सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये सीट तो भी एटलीस्ट है, इसमें कुशनिंग है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अगर आप बैठोगे ना और अगर लॉन्ग टूर के लिए जाओगे तो आपके तशरीफ़ का गेम हो जाएगा। एक बार मैं पिलियन सीट में बैठकर दिखा देता हूँ, गाड़ी गिर ना जाए बस। ऊपर से ये हाइटेड भी इतनी है ना, क्या ही बोलूँ मैं। देखो, मेरी कमर यहाँ पर है, मेरी कमर के ऊपर सीट आ रही है, इतनी ऊपर चढ़ना है। एक तो देखो, अब मैं चढ़ गया। अब ये जो पिलियन फुटरेस्ट है, ये भी काइंड ऑफ पीछे साइड है, ऐसा सामने नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है ना, जब ड्राइवर जब ब्रेकिंग अप्लाई करता है तो आपका लोड सामने आता है। अब आप तो उसे पकड़ लोगे, या फिर ऐसा हाथ डालकर ऐसा पेट्रोल टैंक पे पकड़ लोगे, कुछ तो भी करके पकड़ लोगे। लेकिन जो लोड आपके पैरों पे आएगा ना, ऐसा सामने, आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब यही है मेरा कि पिलियन सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी है ही एक ट्रैक मशीन नहीं है, और ये सिंगल चलाने के लिए काम की ही गाड़ी है। ये पिलियन को लेकर 100-200 किलोमीटर तो भूल ही जाओ, 10-12 किलोमीटर भी आप मुश्किल से जा पाओगे। आप मीन्स पिलियन को बहुत तकलीफ़ होगी। देखो भाई, अगर अब हम गाड़ी चलाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सिर्फ दिन में ही गाड़ी चलाते हैं, हम रात में भी गाड़ी चलाते हैं। तो रात में ऑब्वियसली हमें एक अच्छा पावरफुल हेडलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इसके हेडलाइट की बात करूँ तो ये पावरफुल है इतना कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रात में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक, जस्ट अ मिनट। देख सकते हो गाइस, ये लो बीम और ये हाई बीम। अभी इतना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन रात में मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसकी पावर बहुत अच्छी है। पावर इज़ इन द सेंस थ्रो, इसका जो भी लाइटिंग का थ्रो है, अच्छा खासा आपको लाइट रात में थ्रो दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक कोई ऐसे रोड पे आप चल रहे हो जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अनलेस एंड अनटिल सामने से जो ऑन कमिंग ट्रैफिक जो आ रही है आपके पास, वो अगर कोई आफ्टर मार्केट लाइट लगवा कर हाई बीम मारकर अगर नया चल रहे हो तो। क्योंकि आपको भी पता है आजकल बहुत आफ्टर मार्केट लाइट्स आने लगे हैं जो कि एकदम हाई बीम है, बहुत ज़्यादा पावर वाले, उससे सामने वाला बंदा पूरा अंधा हो जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन सालों से। तो खैर, उनके अलावा ये लाइट परफेक्ट है। बाकी ये DRLs आप देख ही सकते हो कितने स्लीक और प्यारे लगते हैं। बाकी अगर मैं इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो
क्योंकि ये टॉप मॉडल है, M है, इसके अंदर कंपनी फिटेड LED हेडलाइट है, LED इंडिकेटर्स आते हैं आपको, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। बाकी जो हेलोजन आते हैं उनका अपना ही मसला है वो, क्योंकि बल्ब्स है तो वो बल्ब है और ये LED है तो ये LED है। अब अगर हम क्विक शिफ्टर की अगर बात करें, ये देख रहे हो एक क्विक शिफ्टर का यूनिट है, तो क्विक शिफ्टर मक्खन काम करता है, बिल्कुल ही मक्खन। और सबसे पहली बात मैं बोल दूँ, क्विक शिफ्टर एक्टिवेट होता है 20 km/h के ऊपर, 20 km/h के ऊपर वहाँ मीटर में QS का साइन आता है, तो आप तब क्विक शिफ्टर यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे ये गियर लीवर हिलेगा नहीं जगह पे से। बेसिकली होता क्या है, कुछ बेवकूफ़ लोग बोलते हैं भाई ये तो मेरे स्प्लेंडर में भी होता है। देखो, क्विक शिफ्टर यूज़ करने का तरीका है, आपको थ्रॉटल रिलीज़ नहीं करना पड़ता, बगैर थ्रॉटल रिलीज़ की आपको क्विक लीवर को खींचना पड़ता है, लीवर पे मतलब गियर चेंज करना होता है, उसे कहते हैं हम क्विक शिफ्टर। स्प्लेंडर में भाई तुम थ्रॉटल कम कर दोगे, क्विक ऐसा गियर चेंज करोगे, उससे तुम्हारा गियर बॉक्स डैमेज होगा, क्लच प्लेट डैमेज होगा, गियर के टीथ्स डैमेज होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसमें क्विक शिफ्टर है ही नहीं। ये कुछ उन बेवकूफ़ों के लिए। बाकी क्विक शिफ्टर बोलूँ मैं, मक्खन काम करता है एकदम। फर्स्ट से सेकंड में एक जर्क आता है, बिकॉज उसके बीच में न्यूट्रल गियर है, इसलिए सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। और बेहतर ये होगा कि आप क्विक शिफ्टर को हाई एंड RPM पर यूज़ करो, लाइक 7000 to 11000 RPM। उसमें आपको बिल्कुल ऐसा समझ में आएगा ही नहीं कि गियर चेंज हुआ भी है करके। और ये सिर्फ अप शिफ्ट करता है, डाउन शिफ्ट नहीं करता। अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो आपको थ्रॉटल ब्लिप करना पड़ेगा, लाइक ऑटो ब्लिपर नहीं है इसमें। सीटिंग पोस्चर हो गया, अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट इसका 815 mm है, मतलब 81.5 सेंटीमीटर अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो। और मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, 5 फीट 6 का हूँ मैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे पैर कहाँ तक जाते हैं। देखो, अगर दोनों पैर अगर नीचे करता हूँ तो फ्लैट फुट नहीं होता है मेरा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहता है। लेकिन अगर मैं सिंगल पैर को नीचे करता हूँ तो सिंगल पैर फ्लैट फुट होता है मेरा, फ्लैट फुट कर सकता हूँ मैं पूरा नीचे। सेम फॉर द राइट लेग, उसको भी मैं फ्लैट फुट कर सकता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 या यूँ कह लो 5 फीट 5 या फिर उससे ऊपर है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसके हाइट से। ऑब्वियसली ये एक रेसिंग की बाइक है, तो रेसिंग के बाइक्स में ज़्यादातर होता क्या है ना, सीट हाइट उनकी ज़्यादातर ऊपर ही होती है। लाइक अगर आप सुपर बाइक्स को देखोगे, उनकी सीट हाइट जनरली 835 mm 840 mm होती है। और अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 या फिर 5 फीट 3 या फिर इससे कम है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको इसको चलाने में। लाइक अब मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि मेरी हाइट तो उतनी नहीं है ना। थोड़ा सा अगर मैं उनकी जैसा मिमिक्री करूँ तो आपको ऐसा एक साइड में ऐसा होना पड़ेगा, राइट साइड में ऐसा होना पड़ेगा। बेसिकली ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा आपको गाड़ी मैनेज करने में, हैंडल करने में दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली यही बोलना था मेरा। तो गाइज़, ये थे कुछ पॉइंट्स मेरी R15M के 1 साल के एक्सपीरियंस में। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, मेन पॉइंट्स। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई दूसरा कुछ पॉइंट आप जो मैं भूल गया हूँ शायद ऐसा आपको लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। बाकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन पे ऑल कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो।